Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about a very important component of GST which is known as Input Tax Credit, in short ITC. ITC is the tax which is charged on purchases or expenses. तो जो भी आपकी परचेज और एक्सपेंस के ऊपर जो टैक्स लगा होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जीएसटी का, रीजन बीइंग क्योंकि इसी के बेसिस पर अगर हमने गलत इनपुट अवेल कर लिया तो हमें बाद में पेनल्टी और डिमांड भी आ सकती है। इसी वजह से इसके बारे में इन डिटेल और टेक्निकली जो लॉ कहता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें मतलब आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे इसमें इनपुट टैक्स की डेफिनेशन, इनपुट की क्लासिफिकेशन, कौन सी इसकी लास्ट डेट है और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर हम आईटीसी को अवेल करते हैं। लास्ट में कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिस पर हमारा जो आईटीसी है वो ब्लॉक रहता है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले व्हाट इज इनपुट टैक्स? जो भी टैक्स आपके परचेजेस पे चार्ज हुआ, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और इसके साथ साथ अगर हमने रिवर्स चार्ज के ऊपर कोई टैक्स दिया या फिर हमने आईजीएसटी पे किया इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर, तो ये सारे इनपुट टैक्स में इंक्लूड होते हैं। और हम क्या इनपुट टैक्स में नहीं लेते, वो टैक्स होता है जो हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में पे किया होता है। So this was the basic definition of input tax. Now what is input tax credit? So input tax credit is the tax paid by the businesses on purchase that is used to reduce its tax liability on sales. That means वो टैक्स जो हमारे आउटपुट जीएसटी, जो भी हमने सेल्स पर टैक्स कलेक्ट किया है उसमें रिड्यूस हो सके, मतलब उस आउटपुट जीएसटी को ऑफसेट कर सके, वो आईटीसी कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो जो हमारी सेल्स के ऊपर हमने टैक्स दिया और जो हम रिड्यूस कर पाए इन द वे ऑफ आईटीसी, वो हम उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मानते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक सप्लाई हुई ए से टू बी। अब ये सप्लाई वर्थ रुपीज थी 500। तो जब ए ने इनवॉइस बनाई होगी बी के लिए तो उसने अपने मतलब जीएसटी की कॉम्पिटिशन बनाते टाइम उसने टैक्सेबल वैल्यू दिखाई 500 रुपीज और मैंने सपोज किया है कि 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी उस प्रोडक्ट पे चार्ज होता है। So now CGST turns out to be in computation 45 rupees and SGST turns out to be 45 rupees. जब ए ने गुड सप्लाई करे बी को तो ए के लिए वो आउटपुट था। अब बी ने क्या करा, यही गुड्स को कंज्यूमर को बेचा। तो जब कंज्यूमर को बेचा उसने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा और उसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ 40% का। सो बेसिक वैल्यू दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑन विच योर टैक्स इज बीइंग चार्ज, उसमें 40% अगर हम ऐड करें तो बी का आउटपुट जो बना वो 500 प्लस 200 रुपीज, दैट इज 40% ऑफ 500 which turns out to be 700 rupees. Again बी ने भी जो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करा वो 99% का था, तो सीजीएसटी हो गया 63 और एसजीएसटी भी हो गया 63। जो बी ने ए से परचेज करी थी 500 रुपीज की, तो वो 500 रुपीज बी के लिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा। मतलब उस 500 रुपीज पर जो 45 का टैक्स चार्ज हुआ था वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा। अब यहाँ पे देखो बी अपनी कॉम्प्यूटेशन बनाते टाइम 500 रुपीज डिडक्ट कर रहा है। सिमिलरली सीजीएसटी से भी 45 रुपीज डिडक्ट हुए और एसजीएसटी से भी 45 डिडक्ट हुए। तो अब जो बी है उसको कितना जीएसटी पे करना है थ्रू कैश, 18 रुपीज सीजीएसटी एंड 18 रुपीज एसजीएसटी। तो जो भी हम अपनी परचेज या एक्सपेंस के ऊपर इनपुट लेते हैं वो हमें ऑफसेट करने के काम आता है ऑन आर आउटपुट। दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इनपुट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली देखा जाए तो जीएसटी में 3 टाइप के इनपुट्स को डिफाइन किया गया है। वन इज सिंपली इनपुट्स, the other is capital goods and the third is input service.
सबसे पहले इनपुट सर्विस को समझते हैं। इनपुट सर्विस मीन्स कोई भी हमने ऐसी सेवा ली जो हमारे बिजनेस के फर्दरेंस के लिए हो। तीनों चीजों में एक चीज देखना कॉमन है, इट इज ऑलवेज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए। अगर हम कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, किसी चीज का क्रेडिट तभी ले सकते हैं अगर वो हमारे बिजनेस के फर्दरेंस में हेल्प कर रही हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी काइंड ऑफ सर्विस, सर्विस कैन बी फॉर रेनोवेशन, इंटरनेट सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस, एनी प्रोफेशनल सर्विस। कोई भी हम सर्विस लेते हैं तो वो कैटेगराइज करी जाएगी अंडर द हेड इनपुट सर्विस। द नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स कोई भी ऐसे गुड्स या कोई ऐसी वस्तु अगर हमने उसको कैपिटलाइज किया है। कैपिटलाइज करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब है जिसका बेनिफिट एक साल से हमें ज्यादा मिलता हो। जनरली हम जो भी एक्सपेंसेस या इनपुट्स लेते हैं उसको विद इन द ईयर उसको एक्सपेंस लेके राइट ऑफ कर देते हैं, बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसको हम मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट जो होता है वो अवेल होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कार हो गई, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग परचेज करना, तो दैट आर ऑल कैपिटल गुड्स। बट अगेन अ कंडीशन इज कि वो कैपिटल गुड जो है वो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए यूज होना चाहिए। एंड द लास्ट इज इनपुट्स। नाउ इनपुट्स एज पर जीएसटी इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के अलावा अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कोई ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो हमारी बिजनेस के रनिंग के लिए यूज होता हो, तो वो क्लासीफाई होता है अंडर द हेड इनपुट्स। सो इनपुट्स को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, या कन्वीनियंस के लिए हम समझते हैं वन इज इनपुट, अदर इज कैपिटल गुड्स एंड अदर इज थर्ड इज इनपुट सर्विस। Now the next topic which is very important also, what are the conditions for taking ITC? ITC अवेल करने की हमारी conditions क्या है? इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत ही डायग्राम वे में समझाने की कोशिश करी है। Let's suppose this is the person who is selling, he is the seller and the right hand person is the buyer जो goods को receive कर रहा है। So the first condition is the buyer should be in possession of a tax invoice। मतलब buyer के पास as an evidence एक invoice which can be a tax invoice or a debit note वो उसके पास होना चाहिए। So this is the first and the foremost condition to avail ITC, that the buyer should be in possession of an invoice. It can be a tax invoice or a debit note. The second condition is that the buyer has actually received the goods। वो ITC तभी अवेल कर पाएगा जब उसके पास एक्चुअली वो गुड्स जो है वो रिसीव हो जाने चाहिए, मतलब he should have the physical possession of the goods in his hands। Now the next condition is कि जो सेलर है उसने टैक्स पे करा हो कैश या क्रेडिट में, मतलब जो उसने ये सेल करी उस पर जो उसका आउटपुट जीएसटी था वो आइदर इन कैश और क्रेडिट। क्रेडिट से मतलब कि उसको ऑफसेट कर दिया गया हो, मतलब उसकी अपनी किसी परचेज से। सो दैट शुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज बायर ने जो है रिटर्न फाइल कर दी हो, तो उस पीरियड की बायर के थ्रू रिटर्न आईटीसी रिलेटेड फाइल हो जानी चाहिए। कंडीशन नंबर 5 इज अगर लेट सपोज एक कंज्यूमर ने ऑर्डर दिया एक सेलर को कि जो वो माल खरीदना चाह रहे हैं वो एक इंस्टॉलमेंट में ना आके डिफरेंट लॉट्स में आ रहे हैं। लेट्स सपोज इस एग्जांपल में इस कंज्यूमर ने इस फैक्ट्री पर्सन को ये ऑर्डर दिया कि उसको कुछ माल खरीदना है और वो माल एक बार में ना आके इन लॉट्स वो उसके पास डिलीवरी होती है। तो जीएसटी लॉ कहता है कि जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स में परचेज होती है या लॉट्स में परचेज होती है उस केस में आप आईटीसी तभी अवेल कर सकते हो जब आपका लास्ट फाइनल लॉट आपके पास आ गया हो। सो इनपुट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट फॉर द होल परचेज। सपोज करते हैं अगर इसने 10,000 गुड्स का ऑर्डर दिया था, 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, फर्स्ट लॉट में उसको 1000 मिले, सेकेंड लॉट में 2000 मिले, थर्ड लॉट में 3000 मिले।
तो फर्स्ट लॉट के टाइम पे भी वो 1000 का आईटीसी नहीं लेगी, सेकेंड लॉट के टाइम पे भी 2000 का आईटीसी नहीं लेगी, और थर्ड लॉट के टाइम पे भी वो 3000 का आईटीसी नहीं लेगी। जब फोर्थ लॉट में उसको बैलेंस 4000 केजीज ऑफ गुड्स मिले, तब वो पूरे 10,000 का आईटीसी अवेल उस मंथ में करेगी। द नेक्स्ट कंडीशन इज, अगर हमने कोई कैपिटल गुड खरीदा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे उस कैपिटल गुड्स की, और उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते टाइम जो हमने गुड की कॉस्ट ली, मतलब कैपिटल गुड की जो टोटल कॉस्ट ली जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो अगर इंक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब कॉस्ट इज एक्चुअल प्राइस प्लस जीएसटी, सो जीएसटी डू नॉट परमिट यू टू टेक आईटीसी ऑन दैट गुड। तो आप उस पे आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे अगर आपने अपनी एक्चुअल प्राइस के साथ जीएसटी को कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है। ऑपोजिट इज, अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट नहीं लिया डेप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम, तो आपको आईटीसी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ टेकिंग इनपुट। अब ऐसे नहीं होता कि जिस भी महीने आपको बिल मिला है जरूरी नहीं है आप उसी महीने उसका इनपुट ले पाओ, या किसी वजह से आप उस बिल का इनपुट नहीं ले पाए तो वो लैप्स हो जाएगा। इसके लिए एक लास्ट डेट दी गई है विच सेज कि लेट सपोज आपका एक इनवॉइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 आया है। मेरे केस में मैंने एक इनवॉइस दिखाई है 1 नवंबर 2019 को। तो दिस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 March 2020. So your last date of taking input will be the next year September return or the annual return of this financial year. मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के केस में जो भी आपकी अगले साल की सितंबर की रिटर्न, अब उसकी ड्यू डेट डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर एंड स्टेट्स 20, 22 एंड 24 है। तो कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ टर्नओवर वालों के लिए 20, कुछ के लिए 22, कुछ स्टेट्स में और कुछ स्टेट्स में 24। तो रिस्पेक्टिव डेट्स के हिसाब से जो भी अक्टूबर की वो डेट बनेगी, और अगर आपने अपने फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारे केस में 19-20 की जब भी एनुअल रिटर्न फाइल करी, तो उन दोनों डेट्स में से जो भी डेट अर्लियर होगी वो वहां तक आपको अपना उस बिल का आईटीसी ले सकते हो। तो हो सकता है कि एनुअल रिटर्न जैसे कि जनरली 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, बट अगर आपने उसको सितंबर रिटर्न से पहले फाइल कर दिया है तो उसके बाद आप आईटीसी उसका अवेल नहीं कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, कई बार जो बायर होता है वो अगर अपनी एक डिफाइंड टाइम लिमिट में जीएसटी उस इनवॉइस का पेमेंट नहीं करता टू द सेलर, तो उसने जो आईटीसी पहले अवेल किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे केस में 1 नवंबर की इनवॉइस डेट है। अब इस इनवॉइस डेट से 180 डेज के अंदर अगर उसने बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं करी फॉर द परचेजेस, तो उसको रिवर्सल करना पड़ेगा अपने आईटीसी का। और जिस भी दिन वो बाद में उसकी एक्चुअली पेमेंट करता है, मतलब 180 दिन के बाद जब भी वो मान लो और 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट कर देता है उस इनवॉइस की, तो वो रिक्रेडिट भी उसका अवेल कर देता है। जब भी हम रिवर्सल करते हैं, रिवर्सल करने का मतलब हमने पहले इनपुट लिया था माइनस करके, रिवर्सल के टाइम में हम उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में 180 डेज एक्सपायर होने के बाद उसको ऐड बैक करते हैं। तो 180 डेज एक्सपायर होने के बाद जब आउटपुट में आप अपना आईटीसी ऐड करोगे, अलोंग विद दैट आपको 18% पर एनम का ना इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। नाउ दिस 18% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज नॉट डन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डेट ऑफ टेकिंग इनपुट से करनी होती है, और इनपुट हम तब अवेल करते हैं जब हमें एक्चुअली गुड्स की पोजीशन आती है। तो रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स की डेट से लेके 180 डेज जब आपके लैप्स हुए, उसकी जब आपने रिटर्न भरी, तब तक आपने 18% का इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर से कुछ ऐसी गुड्स और कुछ ऐसी सर्विसेज डिफाइन करी गई हैं जिस पर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। इस लिस्ट में डिटेल में जाते हैं हम। सबसे पहले मैंने इनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिफाइन किया है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट फूड एंड बेवरेजेस।
तो फूड एंड बेवरेजेस अगर आप ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आउटडोर केटरिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो इन चीज़ों पर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है। आईटीसी अवेलेबल हो सकता है अगर आप सिमिलर टाइप की सर्विस रेंडर कर रहे हो। सिमिलर टाइप ऑफ सर्विस मतलब आउटडोर केटरिंग वाला पर्सन दूसरे केटरर को ही अपनी सर्विस दे रहा है, तो दैट सेकेंड आउटडोर केटरर पर्सन तब वो आईटीसी अवेलेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आईटीसी इसका अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज अगर आपने कोई क्लब की मेंबरशिप ली है या हेल्थ मेंबरशिप ली है, फिटनेस मेंबरशिप ली है, और अगर एम्प्लॉयज का एलटीसी है, लीव ट्रैवल कंसेशन, तो भी आपको आईटीसी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। After that, if you are providing a rent-a-cab service or a life insurance service or a health insurance service, तो इन तीन चीज़ों का भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर या तो वो सेम टाइप की सर्विस जैसे अभी देखा उसी टाइप की सर्विस में रेंडर किया हो, या गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी करा फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच सर्विस, तो ये आपको आईटीसी अवेलेबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग ऑफ इनपुट। नाउ द नेक्स्ट इज अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में तभी आईटीसी अवेलेबल है अगर आप सेम टाइप की सर्विस रेंडर कर रहे हो। उसके साथ साथ अगर हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज करी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर आवर ओन यूज, तो भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। बट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और गुड्स सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ओन यूज, इन दो केसेस में आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है अगर आपने कंस्ट्रक्शन करी है प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी के केस में दोनों टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको अवेलेबल इनपुट नहीं होगा। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम से कुछ परचेज करते हैं हम, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से कुछ लेते हैं, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए हमने कोई सर्विस ली, फ्री सैंपल्स या डिस्ट्रॉयड गुड्स और फ्रॉड केसेस, इन केसेस में भी आपको आईटीसी जो है वो अवेलेबल नहीं है। द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई भी मोटर व्हीकल या अदर कन्वेयंस इन चीज़ों को परचेज करते हैं, लेट्स सपोज हम प्रोवाइड करते हैं या तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। नाउ पैसेंजर को फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी या फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर का काम है, तो एक कैटेगरी, और अगर हम गुड्स सप्लाई करने का काम करते हैं, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो उसका आईटीसी 100% आपको अवेलेबल है। बट अगर आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम है तो इसमें भी दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है। अगर आपकी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अप टू 13 पैसेंजर है, मतलब 13 या 13 से कम, और सेकेंड इज कि अगर वो 13 से ज़्यादा है, मतलब 14, 15 या उससे ज़्यादा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। तो मोर देन 13 पैसेंजर्स के केस में आईटीसी इज अगेन अवेलेबल, बट अप टू 13 पैसेंजर्स के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इट इज इनएलिजिबल। बट इन तीन टाइप के काम अगर आप करते हो तो आपको उस केस में इसका आईटीसी मिल जाएगा। फर्स्ट वर्क इज आप सेम सप्लाई कर रहे हो उन्हीं व्हीकल्स की, मतलब मान लीजिए होंडा का शोरूम है तो वो होंडा की कार्स को बेच रहे हैं, होंडा की कार्स आ रही हैं और आगे सप्लाई ऑफ व्हीकल्स का काम है, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। सेकेंडली आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेंट अ कैब सर्विस, ओला उबर पर्सन जो करते हैं, उस केस में भी आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भी आपको कार लर्निंग या ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं, वो वाला काम भी अगर आपका सर्विस रेंडर कर रहे हो तो भी आपको इसका आईटीसी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ये जो भी टॉपिक्स आज मैंने कवर किया है आईटीसी रिलेटेड, ये आपको मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर मिल जाएंगे। इसमें कोर्स आउटलाइन में जीएसटी पार्ट 1 में
इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी का टॉपिक है, जहाँ पर इसकी रेलेवेंट थ्योरी और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो भी हैं अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशंस इसमें गिवन है। तो आप यहाँ पे जाके इन डिटेल इसको पढ़ भी सकते हो। Also, you can register for the online classes. I teach classroom training as well as online training. तो दोनों के लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, only for the practical training sessions. Conceptual parts I'll be taking here only in the videos, and for the practical training part जिसके लिए आपको online या classroom teaching के लिए आना पड़ेगा। That's all for today. If you really liked my video, please subscribe to my channel and like and share the video. Thank you very much.